वेलकम टू मेगाबाइट कॉमर्स क्लासेस। अब देखो अगला देखते हैं नेचर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले तो इसमें जो है मैं आपको शेयर एक्सप्लेन करूंगा कि शेयर क्या होता है। तो देखो जैसे कि कंपनी है एक्स वाई जेड और कंपनी की जो अथोराइज्ड कैपिटल है, जो पीछे पड़ा था इशूड कैपिटल अथोराइज्ड कैपिटल, तो उस अथोराइज्ड कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ। जो अथोराइज्ड कैपिटल है वो 1 लाख की है। अब ये जो 1 लाख की अथोराइज्ड कैपिटल है, ये छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर क्या होगी, डिवाइड होगी, और उस छोटे पार्ट को ही जो होता है शेयर कहा जाता है। जैसे कि सपोज करो उस छोटे पार्ट की जो यहाँ पर प्राइस है वो 100 की है, मतलब हर एक छोटे पार्ट की जो प्राइस है वो 100 की है। तो कंपनी के पास ऐसे कितने पार्ट होंगे या कितने शेयर होंगे, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। भाई 1 लाख जो है अथोराइज्ड कैपिटल है और हर एक छोटे पार्ट की जो प्राइस है वो 100 की है, तो 100 डिवाइड करेंगे कितने आएंगे, मतलब कि ऐसे छोटे छोटे पार्ट जो है वो 1000 है और हर एक पार्ट की जो प्राइस है वो 100 की है। तो जो ये छोटा वाला पार्ट जो 100 का है इसे ही शेयर कहा जाता है। मतलब कंपनी की जो अथोराइज्ड कैपिटल जिन छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड रहती है उन छोटे हिस्सों को ही शेयर कहा जाता है। और देखो आप एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर ऐसे नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि जैसे कि आप कुछ छोटे शेयर्स की हर एक शेयर की जो प्राइस है वो तो आप 100 डिसाइड कर दो और कुछ की आप 200 डिसाइड कर दो। जैसे कि आप सोचो जो ये 1 लाख की अथोराइज्ड कैपिटल है, इसके 100 रुपये वाले शेयर, 100 रुपये वाले जो शेयर है वो तो 500 है, ठीक है। तो मतलब जब आप 500 को 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50,000 की अमाउंट आ जाएगी। ऐसे ही कुछ जो शेयर है उनमें से हर एक शेयर की प्राइस जो है वो 200 की है और ऐसे शेयर्स जो है वो 250 है। तो आप जब 200 और 250 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50,000 के आएंगे, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, इस 50,000 को और इस 50,000 को, तो टोटल वैल्यू वही 1 लाख के इक्वल हो जाएगी। तो आप कहोगे इस तरीके से अलग अलग, नॉर्मली इस तरीके से अलग अलग प्राइस में डिवाइड नहीं होता है शेयर। कुछ को तो आपने 100 के शेयरों में डिवाइड कर दिया और कुछ को आपने 200 रुपीज के शेयर्स में मतलब डिवाइड कर दिया। इस तरीके से नहीं होता। नॉर्मली जो अमाउंट रहती है वो एक ही रहती है, मतलब या तो 100 की होगी या 200 की होगी, ऐसे अलग अलग नहीं होता है। हालांकि ऐसा भी होता है, उस केस में क्या होता है, नॉर्मली इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी क्या करती है, दोनों इशू करती है। उस केस में ऐसा होता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो इशू की है उनकी प्राइस अलग होती है और प्रेफरेंस शेयर्स जो इशू करती है उनकी जो प्राइस होती है वो अलग होती है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कंपनी के हर एक शेयर की प्राइस 100 और कंपनी की जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो 1000 है, ठीक है। इस तरीके से जो है ये अथोराइज्ड कैपिटल 1 लाख की है। तो जैसे कि अगर कोई शेयर होल्डर जो है 10 शेयर्स और परचेज करना चाहता है तो उसको कितने का पेमेंट करना पड़ेगा, भाई हर एक शेयर की प्राइस 100 की, 10 शेयर्स परचेज करना चाहता है तो इंटू 10 तो 1000, मतलब वो क्या करेगा 1000 का पेमेंट करेगा और 10 शेयर्स क्या कर लेगा, बाई कर लेगा कंपनी के। ऐसे ही कोई शेयर होल्डर अगर 20 शेयर्स बाई करना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो 2000 का पेमेंट करेगा और इस तरीके से वो क्या करेगा, कंपनी के 20 शेयर्स बाई कर लेगा। अब देखो ये शेयर्स होते क्या है, एक्चुअल में शेयर्स क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है और उस डॉक्यूमेंट पे जो भी शेयर्स को बाई करता है उसका नाम होता है, एड्रेस होता है और उस शेयर की जो प्राइस होती है वो लिखी हुई होती है, कौन सी कंपनी का है वगैरह वगैरह डिटेल होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है। तो पहले के टाइम में तो क्या था, ये फिजिकल फॉर्म में चला करता था, मतलब कि डॉक्यूमेंट हुआ करते थे। लेकिन आजकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चला करता है। जैसे कोई भी आजकल अगर कोई कंपनी की शेयर जो है अगर वो बाई करना चाहता है तो फिजिकली उसको कोई लेटर रिसीव नहीं होता, एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर रहता है। जैसे कि सपोज करो आप रिलायंस कंपनी के शेयर बाई करना चाहते हो तो आप एनएससी या बीएससी वहां पर पे जाकर के आप बाई का ऑर्डर डालोगे रिलायंस की कंपनी के, और वो जो शेयर होंगे वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो होंगे आपके डीमैट अकाउंट में एग्जिस्ट करेंगे। अब देखो आगे इसने यही बात बोली है कि जो कंपनी के शेयर्स खरीदता है वो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं या यूं बोल दो मालिक होते हैं। अब देखो जो इसने आगे बताया है कि जो कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल होती है, उस अथोराइज्ड कैपिटल को कंपनी ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर रखा है,
ये सब जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। और कंपनी की जो क्लासेस होती है, जितनी भी क्लास में शेयर्स को जो है डिवाइड किया हुआ है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में शो किया जाता है। तो नॉर्मली जैसे कि कंपनी जैसे कि शेयर कैपिटल इशू करती है, तो नॉर्मली 2 टाइप के ही जो शेयर होती है वो इशू करती है। एक जो होता है इक्विटी शेयर होता है, और जो दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स होता है। और कंपनी के जो ओनर माने जाते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही माने जाते हैं, ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और इक्विटी शेयर होल्डर को ही बोला जाता है ऑर्डिनरी शेयर्स। और अगर जैसे कि शेयर कैपिटल की बात करें तो डिफॉल्ट वैल्यू जो मानी जाती है वो इक्विटी शेयर कैपिटल ही मानी जाती है, ना कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब देखो अगला देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। तो ए नंबर का पॉइंट देखते हैं। तो देखो जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होते हैं उनको जो डिविडेंड है वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाता है। मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो पहले जो डिविडेंड दिया जाएगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जाता है। और ये सर्टेन होता है, मतलब कि पहले से ही फिक्स होता है कि जैसे कि 5% है कि जितना प्रॉफिट, जितनी भी अमाउंट की प्रेफरेंस शेयर्स है उनका 5% जो होगा वो डिविडेंड दिया जाएगा। तो इस पे फिक्स अमाउंट ही उन्हें पे की जाती है। भले ही कंपनी को प्रॉफिट कितना भी ज़्यादा हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता। जितने भी परसेंटेज डिसाइड है ऑलरेडी पहले से, उतना ही परसेंटेज इनको क्या किया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। जैसे अगर किसी प्रेफरेंस शेयर्स पे लिखा हुआ है कि 5% प्रेफरेंस शेयर्स, इसी तरीके से लिखे हुए होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस प्रेफरेंस शेयर्स पे 5% की रेट से जो होगा वो डिविडेंड दिया जाएगा। अब इसमें एक बात और है, अगर कंपनी को किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रॉफिट नहीं होता है तो फिर ये जो डिविडेंड होगा ये नहीं दिया जाएगा। अब देखो बी नंबर का पॉइंट देखते हैं। तो जैसे कि कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, मतलब कंपनी बंद हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को पहले पैसा दिया जाएगा और बाद में अगर कंपनी के पास पैसा बचता है तब इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा। जैसे कि सपोज करो रिलायंस एक कंपनी है, ठीक है, और ये बंद हो जाती है, तो बंद होने के केस में जो पहले पेमेंट किया जाएगा वो देखो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को किया जाएगा। जैसे सपोज करो इस कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स है वो 50,000 के हैं, तो पहले इन 50,000 वालों का पेमेंट किया जाएगा। और उसके बाद अगर कंपनी के पास पैसा बचता है तब जो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स है, जो कि देखो मैंने माना है 1 लाख के हैं, तो फिर बाद में इन 1 लाख इक्विटी शेयर्स होल्डर्स वालों का पेमेंट किया जाएगा अगर पैसा बचता है तो। मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को। इसी वजह से जो इसका नाम है वो प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस शेयर्स इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इक्विटी शेयर्स से पहले इनको प्रेफरेंस दी जाती है। अब देखो यहाँ पर नीचे इसने कुछ और एडिशनल बताया, जैसे पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग जो होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, लेकिन डिटेल में नहीं बताया कि ये पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखो इसके रिगार्डिंग मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो रिलायंस कंपनी है और रिलायंस कंपनी के 5% के प्रेफरेंस शेयर्स है, तो हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स के पहले रेट लगी हुई होती है जो कि उसके डिविडेंड की रेट को इंडिकेट करता है। यहाँ 5% प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि जितनी भी अमाउंट की ये प्रेफरेंस शेयर्स है उसका 5% जो होगा 5% का डिविडेंड दिया जाएगा, तो ये रेट को इंडिकेट करते हैं। तो 5% का दिया हुआ है और सपोज करो फर्म को जो होते हैं इसी फाइनेंशियल ईयर में अच्छे खासे प्रॉफिट होते हैं, तो सबसे पहले तो इन प्रेफरेंस शेयर्स को जो होगा 5% का डिविडेंड दिया जाएगा। उसके बाद में जो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स होंगे उनको डिविडेंड दिया जाएगा, और उनको डिविडेंड देने के बाद भी अगर कंपनी के पास अब भी अगर कुछ मान लो रिटेन्ड अर्निंग है, मतलब और प्रॉफिट जो है वो बचा हुआ है फाइनेंशियल ईयर का, तो फिर जो ये 5% के जो ये प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर थे इनको कुछ और डिविडेंड दिया जाएगा। तो जब इस तरीके से इनको पेमेंट किया जाता है, जब ज़्यादा जो प्रॉफिट होता है फर्म को किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो इस तरह के जो प्रेफरेंस शेयर्स को बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर देखो जैसे कि भले ही प्रॉफिट कितना भी हो, कंपनी को प्रॉफिट कितना भी हो, अगर इन प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को सिर्फ 5% का ही डिविडेंड दिया जाता है तो इनको बोलेंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखो इसी तरीके से क्यूमुलेटिव है और नॉन क्यूमुलेटिव है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक्चुअल में जैसे कि कंपनी के जैसे इस एग्जांपल में मैंने माना था कि 5% के जो है प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर है,
सपोज करो किसी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम होता है, और इतना कम होता है कि इन प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को 5% का डिविडेंड भी नहीं दिया जा सकता, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर में जो होता है कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, ठीक है। और उस प्रॉफिट में जो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ उसमें अगर करंट ईयर का ये 5% का डिविडेंड तो दिया जाएगा ही जाएगा, साथ में जो पिछले साल जो प्रीवियस ईयर में 5% का जो डिविडेंड नहीं दिया गया था अगर वो भी दिया जाता है तो इसे बोलेंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब कि इसमें क्या होता है, ऐड होता रहता है। अगर पिछले साल पेमेंट नहीं किया तो डिविडेंड का, तो उसका पेमेंट फोर्थ कमिंग ईयर्स में, आगामी जो फाइनेंशियल ईयर है उनमें किया जाएगा। तो इसीलिए इनको क्यूमुलेटिव कहते हैं, क्योंकि डिविडेंड आपको हर हाल में दिया जाएगा, अगर नहीं मिला है तो नेक्स्ट ईयर मिलेगा। लेकिन अगर सपोज करो अगर इस तरीके से होता है जैसे कि करंट ईयर में जो है कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो काफ़ी कम होता है, इतना कम कि ये 5% का प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को ये 5% का डिविडेंड भी नहीं दिया जा सकता। तो अगर नेक्स्ट ईयर में कंपनी के अच्छे खासे प्रॉफिट भी होते हैं तब भी क्या किया जाएगा, जो प्रीवियस ईयर का जो पेमेंट नहीं किया गया ये 5% के डिविडेंड का, वो अब इस नेक्स्ट ईयर में नहीं किया जाएगा। मतलब ये ऐड नहीं होता है। इस बार आपको सिर्फ इस करंट ईयर का ही मिलेगा, प्रीवियस ईयर का जो आपको पेमेंट नहीं हुआ था पिछली बार कम प्रॉफिट होने की वजह से वो इस साल नहीं मिलेगा, इस साल सिर्फ इसी साल का मिलेगा। तो इनको बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। देखो बाकी इसने और नहीं दिया, इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के, जैसे कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होता है, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होता है। मतलब कि जिन शेयर्स को अगर सर्टेन टाइम पीरियड में इक्विटी शेयर्स में अगर कन्वर्ट किया जा सकता है तो उन्हें बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर इनको इक्विटी शेयर्स में कभी कन्वर्ट किया ही नहीं जा सकता तो उनको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसी तरीके से जो होते हैं, देखो रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, नॉन रिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। मतलब कि जिनका कि अगर सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में पेमेंट कर दिया जाता है तो वो तो रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, और अगर नहीं किया जाता है तो उनको नॉन रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। अब देखो अगला देखते हैं इक्विटी शेयर्स। तो देखो जो कंपनी के मेन ओनर होते हैं वो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स ही होते हैं, और इनमें क्या होता है जो इनको कोई गारंटी नहीं होती कि इनको एवरी ईयर जो होगा वो डिविडेंड दिया ही जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट कम है तो इनको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, या मान लो कंपनी के पास प्रॉफिट तो है लेकिन कंपनी एक्सपेंशन करना चाहती है, विस्तार करना चाहती है, कंपनी को और बढ़ाना चाहती है, तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, उस पैसे को अपने पास रोक के रखेगी। तो उस केस में भी क्या होगा, इन लोगों को डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। और ना ही इन लोगों को ऐसा राइट होता है कि जब कंपनी जब डिसॉल्व होगी, जब बंद होगी तो इनको इनका पैसा वापस मिलेगा, नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। जैसे सपोज करो जब कंपनी बंद होती है तो कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी की जितनी भी एसेट्स है वो उसे सेल करेगी, वो सेल करने पे जो अमाउंट रिसीव होती है पहले तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट करेगी, जैसे किसी बैंक से लिया हुआ लोन है या किसी क्रेडिटर को पेमेंट करना है वगैरह वगैरह। इन पार्टीज को पेमेंट करने के बाद अगर सफिशिएंट पैसा नहीं बचता है और जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद, तो इन सब पार्टीज को पेमेंट करने के बाद अगर कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं बचती है तो इन इक्विटी शेयर्स होल्डर्स ने जितना भी पैसा कंपनी में लगाया है वो इनको नहीं मिलेगा। अगर सफिशिएंट हुआ तभी इन लोगों को इनकी जो इक्विटी शेयर्स के रूप में जो इन्होंने शेयर्स बाई करें उनके रिगार्डिंग जो भी इनकी अमाउंट बनती है तब वो पैसा दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं है कंपनी के पास सफिशिएंट तो पेमेंट नहीं होगा। अब देखो अगला देखते हैं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट। ए नंबर का, कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, बिल्कुल होती है, जैसे कि पीछे डिस्कस किया। कंपनी जो होती है अपनी सिग्नेचर के लिए अपनी सील का यूज़ करती है, कंपनी किसी पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर सकती है, कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है या कंपनी किसी दूसरे के ऊपर केस कर सकती है, तो बिल्कुल एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। बी नंबर का पॉइंट देखते हैं, कंपनी के एक्ट के लिए, मतलब कंपनी कोई काम कर दी या कोई एग्रीमेंट कर दी उसके लिए कंपनी के एक्ट के लिए जो होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर जो होते हैं वो लाइबल होते हैं, वो दायी होते हैं। तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि कंपनी के एक्ट के लिए कंपनी के शेयर होल्डर लाइबल बिल्कुल नहीं होते। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज करो एक कंपनी है, रिलायंस कंपनी है। रिलायंस जो है किसी पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट करती है, ठीक है,
और वो उस एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं करने के कारण इस पार्टी को जो है रिलायंस 1 करोड़ का जो है पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस 1 करोड़ की जो लायबिलिटी हो गई अब रिलायंस कंपनी के ऊपर। ठीक है, इस एग्रीमेंट को तोड़ने की वजह से अब इस रिलायंस कंपनी को, इस पार्टी को जो है 1 करोड़ का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि जो रिलायंस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स है या जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है वो लोग ये पैसा देंगे, नहीं, वो लोग नहीं देंगे। उन लोगों की जो लायबिलिटी है, ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स और ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इनकी लायबिलिटी तो सिर्फ उस अमाउंट तक ही सीमित है जिस अमाउंट के इन्होंने शेयर्स लिए हैं। जैसे कि मान लो इक्विटी शेयर होल्डर्स में कोई शेयर होल्डर है राम, और जो इसके पास रिलायंस कंपनी के जो शेयर्स है वो 10,000 के शेयर्स है, और इसने जो है इन 10,000 शेयर्स की अमाउंट के लिए 7,000 का ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है। तो इस केस में इसको क्या करना है, रिलायंस कंपनी इससे ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 का पेमेंट और ले सकती है, जो कि इसका ड्यू है इस शेयर्स पे। ठीक है, और ऐसे ही अगर किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कुछ ड्यू है उनके शेयर्स के रिगार्डिंग, तो वो अमाउंट क्या कर सकती है, कंपनी ले सकती है। बस इतनी ही लायबिलिटी होती है। बाकी ये जो 1 करोड़ का जो ये लायबिलिटी क्रिएट हो गई, ये पेमेंट तो कंपनी को ही करनी पड़ेगी, ये शेयर होल्डर्स इसका पेमेंट नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो होते हैं कंपनी के जो एक्ट के लिए होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर जो होते हैं वो लायबल नहीं होते। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। सी नंबर का पॉइंट देखते हैं। ये बोल रहा है कि कंपनी के जितने भी मेंबर होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी होते हैं, जबकि जितने भी डिसीजन लेने होते हैं वो सारे डिसीजन जो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स ही लेते हैं। नॉर्मली जो होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कोई रोल नहीं होता, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं मैनेजमेंट में, और ना ही उनको इस तरह का कोई राइट होता है। तो ये फॉल्स है। डी नंबर का पॉइंट, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। हाँ, ये देखो पहली चीज़ तो ये, यहाँ पर जो बात की जा रही है वो पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, प्राइवेट कंपनी की बात नहीं हो रही है। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी में तो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, आप इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, उसके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, और हर किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो आप। तो बात हो रही है पब्लिक कंपनी की यहाँ पर। तो पब्लिक कंपनी नॉर्मली लिस्टेड होती है NSE BSE पे, और वहाँ पर हर कोई किसी भी कंपनी का शेयर्स जब चाहे बाई कर सकता है और जब चाहे सेल कर सकता है। तो हाँ, बिल्कुल एक पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये ट्रू है। अगला देखते हैं ई नंबर का पॉइंट। शेयर एप्लीकेशन जो अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, बिल्कुल सही, ये पर्सनल अकाउंट होता है। एफ नंबर का पॉइंट, कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर होना उनको ज़रूरी है, बिल्कुल सही। जैसे कि मैंने बताया कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वही कंपनी के ओनर होते हैं, लेकिन सबके सब लोग मिल करके तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर, मतलब वो चला नहीं सकते सब मिल करके, क्योंकि वो तो लाखों की संख्या में होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए वो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, वोटिंग से अपने में ही क्या है कुछ लोगों को चुन लेते हैं, उन्हें डायरेक्टर बोलते हैं, और यही लोग क्या करते हैं फिर कंपनी को चलाते हैं। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि उसका डायरेक्टर के लिए शेयर होल्डर होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये ट्रू है। जी नंबर का पॉइंट, जो पेड अप कैपिटल होती है वो कोल्ड अप कैपिटल से ज़्यादा हो सकती है, नहीं, ये गलत है। देखो इसके रिगार्डिंग में जो है एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो रिलायंस कंपनी है, ठीक है, रिलायंस कंपनी की कोल्ड अप जो कैपिटल है वो 1 लाख की है। मतलब कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से डिमांड की कि आप 1 लाख की अमाउंट हमें दो, ठीक है, कोल्ड अप कैपिटल। और जो कंपनी के पास केस रिसीव हुआ वो 90,000 का रिसीव हुआ। मतलब कि कुछ शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने की पेमेंट नहीं किया, और कितनी अमाउंट का पेमेंट नहीं किया, 10,000 की अमाउंट का पेमेंट नहीं किया। मतलब 1 लाख की कोल्ड अप कैपिटल थी, इतनी अमाउंट का जो था कंपनी ने डिमांड की अपने शेयर होल्डर्स में, और 90,000 की अमाउंट ही रिसीव हुई, 10,000 की अमाउंट रिसीव नहीं हुई, मतलब कुछ शेयर होल्डर्स ने पेमेंट नहीं किया। तो इस केस में जो पेड अप कैपिटल होगी वो तो 90,000 है, यहाँ तो देखो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अब मैं एक दूसरी कंडीशन लेता हूँ। सपोज करो जो कोल्ड अप कैपिटल है वो 1 लाख की है, और जो कंपनी को अमाउंट रिसीव होती है वो इससे भी ज़्यादा की होती है। अब ये कौन सी कंडीशन हो सकती है, ये देखो वो कंडीशन हो सकती है
जिसमें कंपनी ने जितने भी अमाउंट की डिमांड की वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स उतनी अमाउंट का पे भी कर दे, ठीक है। तो 1 लाख का एक तो पेमेंट आ गया। उसमें से भी कुछ शेयर होल्डर्स क्या करे, एडवांस में क्या करे, फ्यूचर की जो कॉल है उसका पेमेंट पहले ही कर दे, मतलब एडवांस में पेमेंट कर दे। तो उस केस में जैसे कि कुछ शेयर होल्डर्स ने एडवांस में पेमेंट कर दिया और एडवांस में जो अमाउंट पेमेंट की उसकी जो अमाउंट है वो 10,000 की है। तो भाई 1 लाख की अमाउंट का कॉल किया कंपनी ने और 1 लाख की अमाउंट तो रिसीव हुई जो हुई, और साथ में 10,000 एडवांस में 10,000 की एडवांस में अमाउंट और रिसीव हो गई। तो मतलब कंपनी को टोटल कितना केस रिसीव हुआ, 1,10,000 का केस रिसीव हुआ। तो इस केस में जो पेड अप कैपिटल होगी वो 1,10,000 की नहीं मानी जाएगी बल्कि 1 लाख की ही मानी जाएगी। मतलब कंपनी ने जितनी भी अमाउंट के लिए कॉल किया है ना, सिर्फ मैक्सिमम उतनी अमाउंट पेड अप कैपिटल हो सकती है। भले ही कोई एडवांस में पेमेंट कर रहा हो किसी फ्यूचर की कॉल का, तो वो अमाउंट भी क्या होती है इसमें ऐड नहीं की जाएगी, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। तो आप इन दोनों ही केस में देखो, पहले केस में भी देखो जो कॉल्ड अप कैपिटल 1 लाख की, पेड अप कैपिटल 90,000 की, ठीक है। तो कॉल्ड अप कैपिटल ही ज्यादा है पेड अप कैपिटल से। और जो ये दूसरा केस मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें भी देखो कॉल्ड अप कैपिटल वही 1 लाख की और पेड अप कैपिटल वही 1 लाख की। मतलब क्या हो सकता है, जो पेड अप कैपिटल है वो या तो कॉल्ड अप कैपिटल से कम हो सकती है या कॉल्ड अप कैपिटल के इक्वल हो सकती है, लेकिन किसी भी केस में कॉल्ड अप कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसी वजह से जो ये जी नंबर का पॉइंट दिया है ये गलत है। ऐसे नंबर का पॉइंट देखते हैं। जो कैपिटल रिजर्व होता है वो कैपिटल प्रॉफिट्स में ही जो होता है वो क्रिएट किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। वैसे ये 11th क्लास का है और जो हमने यहाँ डिस्कस किया उसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। एक्चुअल में जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे नॉर्मली क्या है, किसी असेट्स को जितनी भी अमाउंट पे उसको बाई किया गया था, मतलब जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, उस कॉस्ट प्राइस से जितनी भी ज़्यादा की अमाउंट पे उसको सेल किया जाता है, तो वो जो अमाउंट होती है कैपिटल प्रॉफिट की कैटेगरी में आती है। तो इसी तरीके से और दूसरे भी कैपिटल प्रॉफिट के काफ़ी एग्जांपल हैं। तो सिर्फ कैपिटल प्रॉफिट को ही जो होता है कैपिटल प्रॉफिट से ही कैपिटल रिजर्व बनाया जा सकता है। कोई भी कंपनी जो है उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट है, उस नेट प्रॉफिट की अमाउंट से अपने कैपिटल रिजर्व को इंक्रीज नहीं कर सकती है। इसीलिए जो होता है, जो कैपिटल प्रॉफिट से ही कैपिटल रिजर्व को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है या उसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये ट्रू है। अगला देखते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है ये पता होना जरूरी है। तो जैसे इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई कंपनी है रिलायंस, ठीक है, और उसके जो हर एक शेयर की जो प्राइस है वो 100 की है, और कंपनी इस 100 के शेयर को जो सेल करती है वो 100 से ज़्यादा में करती है। मतलब कि सपोज करो जैसे कि 110 में करती है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये 10% ज़्यादा की अमाउंट पे क्या कर रही है, सेल कर रही है। तो ये जितनी भी ज़्यादा की अमाउंट पे सेल किया, इसी को सिक्योरिटी प्रीमियम कहा जाता है। जैसे कि इस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो 10% का है, क्योंकि 10% ज़्यादा की अमाउंट पे कंपनी क्या कर रही है, सेल कर रही है अपने शेयर्स को, तो इसी को सिक्योरिटी प्रीमियम कहा जाता है। तो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है तो सिक्योरिटी प्रीमियम की जो मैक्सिमम रेट होती है वो 10% की होती है। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 10% की रेट ही होगी, तो ये फॉल्स है। अगला देखते हैं। जब कंपनी जो होती है बंद होती है, डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, उस केस में जो कैपिटल मांगी जाती है, मतलब कि वो कैपिटल जो सिर्फ कंपनी के बंद होने की कंडीशन में ही मांगी जाती है, उस कैपिटल को जो है रिजर्व कैपिटल कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। जैसे कि देखो पीछे डिस्कस किया था ये रिजर्व कैपिटल में कि जब कंपनी बंद होती है ये कैपिटल सिर्फ कंपनी तभी मांगती है, इसीलिए इसको रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। और इससे क्या होता है, कंपनी की जो गुडविल होती है वो इंक्रीज होती है। सॉरी, कंपनी जो होती है वो मतलब ज़्यादा रिलायबल मानी जाती है अपने एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वालों के लिए। अब देखो अगला देखते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कंपनी क्या करती है, जब अपने शेयर्स को पब्लिक में इश्यू करती है
तो जो अमाउंट कंपनी ऐसा नहीं है कि हमेशा हमेशा जो अमाउंट होगी वो वन टाइम में सारी अमाउंट कलेक्ट करेगी रिगार्डिंग जो शेयर्स को उसने इशू किए उसके। कंपनी क्या करती है, जितने भी शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं उनकी रिगार्डिंग जितनी भी अमाउंट बनती है उसे वो क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में लेती है। मतलब थोड़ी अमाउंट अभी ले ली, थोड़ी अमाउंट आफ्टर 2 मंथ्स, फिर थोड़ी अमाउंट जो है फिर थोड़े और मंथ्स के बाद में, इस तरीके से क्या करती है 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में पूरी अमाउंट जो होती है वो अपने शेयर होल्डर से लेती है। सपोज करो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी की जो अथोराइज्ड कैपिटल है वो 1 लाख की है, ठीक है, और इसका जो हर एक शेयर है वो 100 रुपीज़ का है। मतलब कि ऐसे कितने शेयर्स होंगे, 1000 शेयर्स होंगे। अब देखो कंपनी क्या करती है, अपना प्रोस्पेक्टस क्या करती है, वो जारी करती है। मतलब कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन होती है। कंपनी क्या करती है, कंपनी की कितनी लाइबिलिटीज़ है, कंपनी की कितनी एसेट्स है, कंपनी का मेन ऑफिस कहाँ है, वगैरह वगैरह। इसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इसमें दी हुई होती है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस जारी करके कंपनी क्या करती है, लोगों से पैसा मांगती है। मतलब वो कहती है कि आप हमें जो है 1 लाख की अमाउंट दो और हम आपको जो है कंपनी में शेयर होल्डर बनाएंगे, ठीक है। और कंपनी इसके रिगार्डिंग क्या डिसाइड करती है कि एप्लीकेशन के टाइम पे जो है 20 रुपीज़ जो होगी हर शेयर पे 20 रुपीज़ की अमाउंट जो है वो देनी है कंपनी को। ऐसे ही अलॉटमेंट पे जो है हर शेयर पे 10 रुपीज़ की अमाउंट देनी है। ऐसे ही फर्स्ट कॉल पे 30 की अमाउंट देनी है, सेकंड पे 10 की, और थर्ड और फाइनल कॉल पे 30 की अमाउंट जो है पर शेयर पे वो देनी है। तो देखो जो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो अप्लाई करेंगे। तो जब वो लोग अप्लाई करेंगे इस प्रोस्पेक्टस को, जैसे कि पढ़ने के बाद अगर कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो वो अप्लाई करेंगे। तो जो लोग अप्लाई करेंगे वो एप्लीकेशन पे टाइम पे हर एक शेयर के लिए 20 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे। और जैसे कि कंपनी के पास सपोज करो ये फुली सब्सक्राइब्ड होता है कंपनी का इशू, मतलब कि ये 1 लाख की जो शेयर कैपिटल इशू की है वो सारी की सारी क्या कर ली जाती है, अगर लोग इसको लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, कंपनी के पास एप्लीकेशन के टाइम पे जो अमाउंट रिसीव होगी कितनी, भाई हर एक शेयर पे 20, और टोटल शेयर कितने हैं 1000, तो 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000, मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे 20,000 की अमाउंट रिसीव होगी। इसी तरीके से अलॉटमेंट तब होता है, फिर कंपनी क्या करती है, कंपनी ये डिसाइड करती है कि इनमें से किन किन को शेयर देना है। तो जिन जिन को भी शेयर दिया जाता है उनसे अलॉटमेंट के टाइम पे हर एक शेयर के लिए 10 रुपीज़ की अमाउंट रिसीव करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल कितनी अमाउंट हो जाएगी, नंबर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10,000 हो जाएगा। मतलब अलॉटमेंट पे फिर 10,000 की जो अमाउंट होगी वो रिसीव होगी। फिर सपोज करो उसके कुछ समय बाद, देखो एक चीज़ ध्यान दो, ये जितना भी है जैसे एप्लीकेशन के टाइम फिर ये अलॉटमेंट के टाइम, तो ये अलग अलग टाइम पीरियड के बाद में है। जैसे कि एप्लीकेशन के 1 मंथ के बाद में, या सपोज करो 15 डेज के बाद में अलॉटमेंट होता है, फिर उसके 1 मंथ के बाद में फर्स्ट कॉल करेगी कंपनी। मतलब कंपनी जो है वो फिर और अमाउंट को जो है वो कॉल करेगी। मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर से 30 रुपीज़ का डिमांड करेगी हर एक शेयर के लिए। तो इस फर्स्ट कॉल पे फिर कंपनी को जो अमाउंट रिसीव होगी वो 30,000 की होगी, 30 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स जो कि 1000 के 30,000। इसी तरीके से फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद में, जैसे कि सपोज करो 2 मंथ बाद में, ये सेकंड कॉल करेगी और सेकंड कॉल पे हर एक शेयर के लिए 10 रुपीज़ की डिमांड करेगी अपने शेयर होल्डर से कि आप हर एक शेयर पे 10 रुपीज़ जो है हमें पे करो। तो फिर 10,000 की अमाउंट रिसीव होगी। ऐसे ही थर्ड और फाइनल कॉल पे ये हर एक शेयर पे 30 का, तो इसके रिगार्डिंग 30,000 की अमाउंट रिसीव होगी। तो एप्लीकेशन पे ये 20,000 से लेके ये थर्ड और फाइनल कॉल की अमाउंट तक का ऐड करेंगे तो ये टोटल 1 लाख की अमाउंट हो जाएगी। तो देखो कंपनी की जो अथोराइज्ड कैपिटल थी वो 1 लाख की थी, लेकिन कंपनी ने एक ही बार में पेमेंट जो है शेयर होल्डर से नहीं लिया, बल्कि इंस्टॉलमेंट में लिया इसको। एप्लीकेशन के टाइम, अलॉटमेंट के टाइम, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, इस तरीके से अलग अलग कॉल पे क्या की अमाउंट ली। तो देखो जो ये इंस्टॉलमेंट में लेने की जो प्रोसीजर होती है वही यहाँ पर इसने एक्सप्लेन किया है। बस यहाँ पर देखो एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी लास्ट कॉल होता है उसके बाद में जो होता है लास्ट वर्ड का जो होता है वो यूज़ करना ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे कि अगर ये
थर्ड कॉल है। अगर ये फाइनल कॉल है, मतलब इसके बाद में और कोई कॉल नहीं है, तो इसको बोला जाएगा थर्ड एंड फाइनल कॉल। तो फाइनल जो वर्ड होगा वो इसके साथ में जो होगा ऐड करना पड़ेगा। अब देखो ये नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या किया है कि शेयर्स किस तरीके से इशू किए जाते हैं, उनकी जो प्रोसीजर दी हुई होती है। तो देखो सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे कि कोई भी नई कंपनी क्या होती है, बनती है, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। फिर क्या किए जाते हैं, फिर लोगों से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, किस तरीके से, उनको शेयर होल्डर्स बना के। तो पहले नंबर का पॉइंट देखते हैं, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले तो देखो एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें कंपनी की सारी डिटेल दी हुई होती है, जैसे कि ऑलरेडी अभी मैंने डिस्कस किया। कंपनी क्या करती है, कितनी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, किन किन की लाइबिलिटी है, कंपनी की एसेट्स कौन कौन सी है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है। इस तरीके से जो भी सारी डिटेल है कंपनी के रिगार्डिंग बहुत सारी दी हुई है होती है इसमें, और ये एक तरीके से पब्लिक में इशू किया जाता है। ठीक है, फिर लोग बाग क्या करते हैं, इस प्रोस्पेक्टस को देखते हैं, और जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, जैसे सपोज करो रिलायंस कंपनी है, ठीक है, नई नई बनी है और इसने प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया, तो लोग बाग इस प्रोस्पेक्टस को देखेंगे, और जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो क्या करेंगे, फिर इस रिलायंस कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे। अब देखो अगला देखते हैं, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो देखो जिन जिन लोगों को इस रिलायंस कंपनी की शेयर्स जो है बाय करने हैं, वो उनके लिए 120 डेज में वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये जो इश्यू होता है वो 120 डेज के लिए ओपन होता है और उसके बाद में क्लोज हो जाता है। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो जब भी ये प्रोस्पेक्टस इश्यू किया गया था उससे लेकर के 120 डेज में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ। अब देखो अप्लाई करने पे क्या होता है, नॉर्मली कंपनी ये भी डिसाइड करती है कि एप्लीकेशन के टाइम पे कितनी अमाउंट रिसीव होगी। जैसे कि देखो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया था, ये रिलायंस कंपनी का, इसमें एप्लीकेशन के टाइम पे कितनी अमाउंट है, हर एक शेयर पे 20 रुपीज़ की अमाउंट दी जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जो जो लोग अप्लाई करेंगे इस रिलायंस कंपनी के शेयर्स के लिए, और जितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे उसी के रिगार्डिंग उनको हर एक शेयर पे 20 रुपीज़ के बेस पे क्या करना पड़ेगा, पैसा जो होगा वो कंपनी को देना पड़ेगा। ये एक्चुअल में ये पैसा एक बैंक में जमा किया जाता है। कंपनी का एक शेड्यूल्ड बैंक होता है और उस बैंक में क्या करते हैं, अप्लाई करने वाले शेयर होल्डर्स क्या करवाते हैं, ये इस अमाउंट को डिपॉजिट करवाते हैं। जैसे कि सपोज करो जो ये रिलायंस कंपनी की इन शेयर को खरीदने वाले काफ़ी सारे लोग हैं, उनमें से एक जो है वो राम भी है, और राम क्या है, इस कंपनी के 10 शेयर्स के लिए क्या करता है, अप्लाई करता है। तो उसको क्या है, देखो एप्लीकेशन के टाइम पे 20 रुपीज़ पर शेयर के बेस पे डिपॉजिट करवाने, तो 10 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, तो इसको कितनी अमाउंट जो होगी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, इनटू 20। तो 200 की जो अमाउंट होगी उसको इस जो ये बैंक है, कंपनी का जो बैंक है, ये शेड्यूल्ड बैंक है, इसमें डिपॉजिट करवानी पड़ेगी ये 200 की अमाउंट। अब देखो यहाँ पर भी एक इशू होता है, मतलब जितने भी शेयर्स जो है इस रिलायंस कंपनी ने इशू किए, कम से कम 90% ये सब्सक्राइब होना चाहिए। मतलब कि कम से कम 90% जो है लोग लेने के लिए तैयार होने चाहिए। जितने भी शेयर्स हैं उनके 90% शेयर्स जो है वो पब्लिक लेने के लिए तैयार होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये जो इश्यू होगा ये कैंसिल हो जाएगा, और जो ये अमाउंट रिसीव की है कंपनी ने, जितनी भी अमाउंट ये एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव की है, हर एक शेयर पे जो अभी मैंने बताया 20 के बेस पे, ये जितने भी अमाउंट रिसीव हुई है ये सारी की सारी अमाउंट उन लोगों को वापस रिटर्न करेगी कंपनी फिर। अब देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है, जैसे कि देखो इस रिलायंस वाले में मैंने बताया था कि कंपनी के पास जो है ये 1000 शेयर्स है, हर एक शेयर की प्राइस 100 की है। इस तरीके से जो इसकी अथोराइज्ड कैपिटल है वो 1 लाख की है। और अगर ये क्या बोलते हैं, ये 1000 के 1000 पूरे के पूरे शेयर अगर इशू कर देती है, तो इस केस में जो होना चाहिए, कम से कम 900 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव होनी चाहिए, तब जाके ही तो ये 90% होगा, जब 900 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आएगी। तो अगर ये इससे कम होता है, मतलब 900 से कम के शेयर्स के लिए अगर लोग अप्लाई करते हैं, तो इस केस में जो इश्यू होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जितना भी पैसा लोगों से रिसीव हुआ है पब्लिक से, वो सारा पैसा क्या करना पड़ेगा, इस रिलायंस कंपनी को वापस उन लोगों को रिटर्न करना होगा। और रिटर्न करने के लिए देखो सिर्फ 10 डेज होते हैं, वही मिलते हैं कंपनी को। क्यों? क्योंकि देखो जो ये इशू जारी हुआ था 120 डेज के लिए, ठीक है, और 120 डेज बाद में ये इशू क्लोज हो जाएगा।
और 130 डेज मतलब नेक्स्ट 10 डेज में ही क्या करना पड़ता है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव नहीं होती है तो ये अमाउंट जो होगी वापस पे करनी पड़ेगी। मतलब सिर्फ 10 डेज का ही टाइम होता है। अब इसमें भी देखो क्या होता है, अगर कंपनी डिले करती है इसमें मतलब कि 130 डेज में वापस पैसा रिटर्न नहीं करती, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या होता है, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उन लोगों को जिन जिन लोगों ने एप्लीकेशन लगाई थी, और उतने टाइम पीरियड के लिए जितने टाइम पीरियड बाद में ये जो रिलायंस कंपनी है वो पेमेंट करती है। जैसे कि देखो अभी मैंने राम का एग्जांपल दिया था, तो इसने बैंक में कितनी अमाउंट जमा करवाई है एप्लीकेशन के टाइम पे, 200 की। अब सपोज करो जो रिलायंस कंपनी है 130 डेज में वापस पैसा रिफंड नहीं करती, बल्कि सपोज करो ये 160 डेज में क्या करती है, रिफंड करती है पैसा। तो टाइम पीरियड कितने का हो गया, 30 डेज का हो गया टाइम पीरियड। तो मतलब इस 200 की अमाउंट पे 30 डेज के रिगार्डिंग कितना इंटरेस्ट बनेगा, उतना इंटरेस्ट जो है कंपनी जो है राम को पे करेगी। मतलब 200 का तो करेगी, जो करेगी इस इंटरेस्ट का और पेमेंट करेगी। अब देखो अगला देखते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब सपोज करो कि जैसे कंपनी को जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होता है वो रिसीव हो जाता है। कहने का मतलब कि 1000 शेयर्स इशू किए थे और 900 से ज़्यादा के शेयर्स के लिए जो होती है एप्लीकेशन आती है। मतलब कि पब्लिक जो है रिलायंस कंपनी के 900 से ज़्यादा के शेयर खरीदने के लिए तैयार है। तो इस केस में क्या होगा, या जो होगा रिटर्न नहीं होगा, ये जो इशू होगा, इशू सक्सेसफुल होगा। और इस केस में भी जैसे आप सपोज करो कि 1000 के जो ये शेयर्स जो कि इशू किए गए थे, सपोज करो जो एप्लीकेशन आती है वो 1100 शेयर्स के लिए आती है। तो अब देखो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कंपनी ने शेयर जो इशू किए थे वो 1000 शेयर से इशू किए थे। तो 1100 शेयर्स को कंपनी क्या कर सकती है, इशू कर ही नहीं सकती है, क्योंकि 1000 ही शेयर्स है। तो इस केस में क्या करेगी कंपनी, 1000 शेयर्स के लिए, कुछ 1000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आई 1100 के जो ये एप्लीकेशन आई शेयर्स के लिए, उनमें से 1000 शेयर्स की एप्लीकेशन को तो एक्सेप्ट कर लेगी, बाकी जो बचे हुए 100 शेयर्स होंगे उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। तो जिन जिन लोगों ने इन 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको ये पैसा वापस रिफंड करेगी। तो कितना पैसा रिफंड करेगी भाई, 100 शेयर्स के लिए 100 शेयर्स और एप्लीकेशन के टाइम पे अमाउंट कितनी रिसीव हुई, ये 20 की। तो 100 इंटू 20, तो ये जो अमाउंट हो जाएगी 2000 की अमाउंट हो जाएगी। मतलब रिलायंस कंपनी 2000 का ये जो अमाउंट है ये वापस रिफंड करेगी इन शेयर्स होल्डर्स को जिनकी की एप्लीकेशन कंपनी रिजेक्ट कर चुकी है, या यूं बोल दूं जिनको की कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर रही है। अब देखो जो ये 1100 की जो एप्लीकेशंस आई थी शेयर्स के लिए, उनमें से 1000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया था। तो उनको कंपनी क्या करेगी, उनको कंपनी अलॉटमेंट लेटर सेंड करेगी और उनमें सारी डिटेल दी हुई होगी कि जो कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं और जिन जिन को अलॉट हुआ है उनका नाम होगा इस अलॉटमेंट लेटर पे। और साथ में ये भी दिया जाएगा इसमें कि अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट जो है इनको बैंक में डिपॉजिट करवानी है। जैसे अलॉटमेंट में, इस रिलायंस के केस में देखो अलॉटमेंट में 10 की अमाउंट जो है, हर एक शेयर पे 10 की जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करवानी है। तो इन 1000 शेयर्स वालों को क्या करनी होगी, जब अलॉटमेंट लेटर भेजा जाएगा तो उसमें साथ में ये भी कहा जाएगा कि जितने भी शेयर्स ये आपको अलॉट हुए हैं उनके रिगार्डिंग हर एक शेयर पे जो 10 रुपीज़ की अमाउंट बन रही है जो कि अलॉटमेंट पे करनी है वो आप पे करो। तो अलॉटमेंट पे जिन जिन शेयर्स होल्डर्स को शेयर रिसीव हो रहे हैं वो लोग ये 10,000 की जो अमाउंट होंगे वो कंपनी के बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे। और देखो जब ये अलॉटमेंट लेटर जो होता है सेंड किया जाता है तभी एक एग्रीमेंट हुआ मान लिया जाता है कंपनी और इन शेयर होल्डर्स के बीच में। मतलब कि ये माना जाता है कि अब जो ये व्यक्ति है जो जिन्होंने ये 1000 शेयर्स जिनको अलॉट हुए हैं, अब ये कंपनी के शेयर होल्डर्स बन चुके हैं। अब देखो अगला पॉइंट देखते हैं। तो इसने मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिगार्डिंग कुछ पॉइंट दिए हैं। तो देखो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन किस तरीके से डिसाइड होता है, तो ये इस तरीके से डिसाइड होता है, भाई कंपनी बनी है तो कंपनी ने कोई असेट्स, बहुत सारी असेट्स कंपनी को परचेज करनी होती है, बहुत सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होती है जिनको पेमेंट करना होता है,
कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, तो भाई इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए होता है। तो बस आप इन सब का टोटल कर लो, जो अमाउंट आएगी ना वो ही देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होती है। तो जो मैंने अभी ये बात बताई ना, इन सब के रिगार्डिंग ही देखो यहाँ पर ये पॉइंट बने हुए हैं। जैसे पहले नंबर का देखते हैं, कंपनी ने देखो जैसे कि कोई असेट जो है वो परचेज की है और उसका पेमेंट करना है। मतलब कि सपोज करो कुछ या तो पूरा का पूरा पेमेंट करना है या उसमें से पार्शियली कुछ पेमेंट है जो बाकी है, तो वो कैसे करेगी भाई? ये जो कंपनी इशू जारी किया है पब्लिक के अंदर, तो लोग बाग जब शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो जो पैसा रिसीव होगा उससे पेमेंट होगा। तो वो आप देख लो। तो इसलिए ये जो अमाउंट होती है एक तो वो इन्वॉल्व होती है इस मिनिमम सब्सक्रिप्शन में। दूसरे नंबर का पॉइंट देखो, जो प्रारंभिक खर्चे होते हैं, प्रिलिमिनरी जो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका कि पेमेंट करना होता है, तो कितना पेमेंट करना होता है, वो अमाउंट इस मिनिमम सब्सक्रिप्शन में क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। या फिर जैसे कि देखो कंपनी ने जो ये शेयर्स इश्यू किए, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इनके रिगार्डिंग अगर जैसे किसी को पेमेंट करना है तो वो अमाउंट इसमें रिसीव होगी। नेक्स्ट पॉइंट, या फिर कंपनी ने देखो कोई बोरोइंग की हुई है तो उसके रिपेमेंट के लिए होता है। कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल के लिए भी अमाउंट जैसे कि चाहिए वो कम है, तो उसके रिगार्डिंग जो होती है वो अमाउंट इसमें इन्वॉल्व होगी इस मिनिमम सब्सक्रिप्शन में। और एक्सपेंडिचर करना हो, नॉर्मली देखो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात होती है। मतलब कोई फिक्स असेट्स जो होती है वो बाई करनी हो कंपनी को, तो जितनी भी अमाउंट चाहिए होती है इस कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो भाई सीधी सी बात है, ये एक्चुअल में वो अमाउंट है जो कंपनी को चलाने के लिए ज़रूरी है। भाई ये इतनी अमाउंट अगर रिसीव नहीं हुई तो कंपनी नहीं चला जा सकती। जैसे कि अगर किसी को पेमेंट करना है किसी आउटसाइड लाइबिलिटी वाले को, तो वो तो करना ज़रूरी है अगर उसकी जैसे कि ड्यू डेट आ गई है। या फिर सपोज करो कोई असेट्स चाहिए, कोई फिक्स असेट्स। अब भाई कंपनी अगर किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है तो उसके रिगार्डिंग जो भी असेट्स चाहिए वो तो उसे चाहिए होगी, वरना कंपनी चलेगी नहीं। और ऐसे ही आप वर्किंग कैपिटल के लिए भी देख लो, अगर वर्किंग कैपिटल के लिए जो अमाउंट चाहिए वो अमाउंट अगर होगी नहीं तब भी प्रोडक्शन नहीं होगा, तब भी कंपनी नहीं चलेगी। तो कुल मिला के यहाँ पर बात क्या हो रही है, एक ही बात हो रही है कि भैया इतना पैसा तो कम से कम चाहिए, क्योंकि ये अमाउंट जो है कंपनी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर इतनी अमाउंट रिसीव नहीं होती तो फिर कंपनी को चलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है, देखो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना जो कि 90% का है, ये होना तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना क्या होती है कंपनी चला ही नहीं जा सकती। तो इसी वजह से क्या होता है, अगर 90% से कम का आता है तो इश्यू को क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। उसका रीज़न यही है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो 130 डेज में, मतलब जब भी आपने इशू को ओपन किया उसके 130 डेज में, या यूँ मैं बोल दूँ कि इशू के क्लोज होने के नेक्स्ट 10 डेज में जो होगा, जो अमाउंट है वो वापस रिफंड करनी पड़ेगी जिन जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन लोगों को। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है, विद इन 130 डेज में ये पैसा रिटर्न नहीं करती है उन लोगों को, तो इसकी वजह से क्या होगा, कंपनी को जो है 15% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको ये राम का जो एग्जांपल दिया था, जैसे इसकी जो अमाउंट थी वो 200 की थी जो इसने एप्लीकेशन के टाइम पे दी थी। तो इस 200 पे जो ये 30 डेज, भाई 30 डेज बाद में अगर पेमेंट कर रही थी तो जो डिले हुआ वो 30 डेज का हुआ। तो इस 200 पे 30 डेज की रिगार्डिंग 15% की इंटरेस्ट रेट से क्या होगा, कंपनी जो है राम को पेमेंट करेगी इस इंटरेस्ट का। अब देखो अगला देखते हैं ये नीचे का पॉइंट। तो कंपनी जो होती है वो अपने शेयरों को पब्लिक में जो है एट पार या फिर प्रीमियम पे इशू कर सकती है। तो देखो पहली चीज़ तो कंपनी के शेयर्स को इशू करने का मतलब क्या है, अगर मैं नॉर्मल में बोलूँ तो कंपनी अपने शेयरों को सेल करती है, उसी को बोलते हैं कि कंपनी ने अपने शेयर इशू कर दिए या कंपनी ने अपने शेयर पब्लिक में इशू कर दिए। इन तीनों का मतलब एक ही है। मतलब कंपनी क्या है, अपने शेयर्स को लोगों में बेच रही है, उसे ही बोलते हैं कि कंपनी ने अपने शेयर्स इशू कर दिए। अब ये शेयर जो इशू करती है एट पार पे कर सकती है, मतलब कि फेस वैल्यू पे कर सकती है। ठीक है, फेस वैल्यू को देखो, फेस वैल्यू का मतलब होता है जो भी उस शेयर की एक्चुअल प्राइस है उसको बोलेंगे फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा की वैल्यू पे सेल करती है
तो उसको बोलेंगे कि प्रीमियम पे इशू किया है शेयर को, मतलब कि प्रीमियम पे सेल किया है कंपनी ने अपने शेयर को। और अगर फेस वैल्यू से कम की प्राइस पे कंपनी शेयर को इशू करती है तो उसको बोलेंगे कि कंपनी ने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया है, मतलब कम की प्राइस पे इशू किया है। जैसे कि सपोज करो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी की जो एक शेयर की जो प्राइस है वो 100 रुपये की है, ठीक है। और मतलब कि 100 रुपये क्या है, शेयर की फेस वैल्यू है। अब अगर कंपनी इस 100 रुपये की शेयर को 120 में सेल करती है पब्लिक में या इशू कर देती है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि कंपनी ने 20 रुपये के प्रीमियम पे क्या किया है, शेयर को इशू किया है। और अगर कंपनी इस 100 रुपये फेस वैल्यू के शेयर को अगर 90 रुपये में शेयर इशू करती है पब्लिक में, तो बोलेंगे कि रिलायंस कंपनी ने अपने शेयर को 10 रुपये के डिस्काउंट पे क्या किया है, इशू किया है। तो कंपनी क्या कर सकती है, अपने शेयर को या तो फेस वैल्यू पे इशू कर सकती है या प्रीमियम पे इशू कर सकती है। और देखो फेस वैल्यू को ही जो है नॉमिनल वैल्यू भी कहा जाता है, दोनों का मतलब एक ही है। अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ। तो देखो जब कभी भी कोई भी कंपनी जिसका कि रजिस्ट्रेशन नया नया हुआ है या फिर जो नई नई कंपनी बनी है, जब वो अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू करती है तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी अमाउंट है या तो वो क्या कर सकती है, एक साथ सारी अमाउंट जो है एप्लीकेंट से मांग सकती है, या फिर नॉर्मली क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में मांगती है। मतलब कुछ अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम मांगती है, फिर कुछ अमाउंट जब अलॉटमेंट होता है तब मांगती है, कुछ अमाउंट फिर फर्स्ट कॉल पे, फिर सेकंड कॉल पे, फिर ऐसे ही थर्ड कॉल पे। इस तरीके से अलग अलग कॉल्स पे क्या करती है, इस अमाउंट का डिमांड करती है कंपनी अपने शेयर होल्डर से। अब देखो अगला देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो जब जैसे कि कंपनी नई नई है, नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस जारी किया, ठीक है, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो क्या करेंगे, कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए अप्लाई करेंगे। तो जब एप्लीकेशन पे जो पैसा रिसीव होगा कंपनी को, उसके रिगार्डिंग जर्नल में एंट्री किस तरीके से पास की जाएगी, तो देखो ये वाली जर्नल में एंट्री पास की जाएगी। तो देखो इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो रिलायंस एक नई कंपनी है जिसका कि नया नया रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसने प्रोस्पेक्टस, उसकी जो अथोराइज्ड कैपिटल है वो 1 लाख की है, ठीक है। तो और हर एक शेयर की जो उसकी प्राइस है वो 100 की है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ शेयर्स 1000 हो जाएंगे। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 लाख जो कि अथोराइज्ड कैपिटल है ये कैलकुलेट होके आ जाएगी, ठीक है। कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी करती है, मतलब अपने शेयर्स को पब्लिक में सेल करने के लिए एडवर्टाइज करती है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन पे क्या होती है, एप्लीकेशन की जो अमाउंट कंपनी ने डिसाइड की वो 20 रुपये की डिसाइड की, मतलब हर एक शेयर पे 20 रुपीज़ जो होंगे वो अप्लाई करने वाला एप्लीकेंट देगा एप्लीकेशन के टाइम पे, ठीक है। तो सपोज करो कि फुली सब्सक्राइब्ड होता है इशू रिलायंस कंपनी का, तो इस केस में जैसे कि कंपनी एप्लीकेशन के टाइम पे 20 रुपीज़ जो हो रही है वो लेगी हर एक शेयर के लिए, तो कितनी अमाउंट बन जाएगी भाई, 20 शेयर्स 1000 के हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 20,000। मतलब जो लोग रिलायंस कंपनी की शेयर खरीदना चाहते हैं, अगर कंपनी के पूरे शेयर्स जो होते हैं सब्सक्राइब होते हैं तो कंपनी के पास 20,000 की अमाउंट आएगी, वो लोग देंगे जो कि कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग देखो ये वाली एंट्री होगी, जब ये लोग अमाउंट देंगे ये 20,000 की, तो कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, तो बैंक अकाउंट डीआर हो जाएगा कितनी अमाउंट से, 20,000 की अमाउंट से। और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ये भी 20,000 की अमाउंट से सीआर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर, तो शेयर कितने हैं 1000, तो यहाँ 1000 आएगा। और रुपीस, भाई एप्लीकेशन के टाइम पे कितनी अमाउंट रिसीव कर रही है कंपनी, 20 की रिसीव कर रही है, तो यहाँ पर जो होगा ये 20 आएगा। अब देखो अगला देखते हैं ऑन अलॉटमेंट के लिए। तो जैसे कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव हो जाता है तो फिर कंपनी क्या करेगी, कंपनी अलॉटमेंट करेगी इन शेयर्स का, जिन जिन लोगों ने एप्लीकेशन की है वो। फिर वो डिपेंड करेगा कि अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ है सब्सक्रिप्शन, या फिर फुली सब्सक्राइब्ड है, या फिर ओवर सब्सक्राइब्ड है, मतलब किस तरीके से सब्सक्राइब्ड है। फिर उस बेस पे कंपनी क्या करती है, डिसीजन लेती है। तो देखो अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ। तो देखो अलॉटमेंट की रिगार्डिंग जो होगी, पहले तो ये पहले नंबर की एंट्री की जाएगी।
तो इसमें क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर होगा। कितने की अमाउंट से, देखो उतने की अमाउंट से ये 20,000 की अमाउंट जो एप्लीकेशन पे टाइम पे रिसीव हुई थी, तो ये 20,000 से डीआर हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और इसकी वजह से क्या होगा, देखो ये जो प्रीवियस पेज पे पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो था वो सीआर हो रहा था 20,000 की अमाउंट से, और अब देखो क्या हो रहा है, अब डीआर हो रहा है यही शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इस वजह से ये अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और शेयर कैपिटल ये भी का अकाउंट सीआर हो जाएगा 20,000 की अमाउंट से। तो शेयर कैपिटल क्या होगी, 20,000 से इंक्रीज हो जाएगी। और देखो यहाँ पर एप्लीकेशन मनी ऑन कितने पे, 1000 शेयर पे, तो यहाँ पर 1000 आएगा भाई। 1000 जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, तो इसमें जो शेयर्स इशू किए वो 1000 शेयर ही तो इशू किए गए थे, तो इसी वजह से यहाँ 1000 आएगा। अब देखो इस सेकेंड नंबर की एंट्री देखते हैं, पैसे को रिफंड करने के रिगार्डिंग, मतलब जिन जिन लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई है उन लोगों को कंपनी जब पैसा रिफंड करती है उसके रिगार्डिंग। तो देखो पहली चीज तो ये समझने वाली है कि कंपनी पैसा रिफंड कब करती है। कंपनी पैसा तब रिफंड करती है जब कंपनी ने जितने भी शेयर्स इशू किए, अगर उससे ज़्यादा के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती है, उस केस में कंपनी क्या करती है, जितने भी ये ज़्यादा शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आई ना, इनको क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है। और इनके रिगार्डिंग जितना भी एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव हुआ है उसको कंपनी क्या करती है, उन शेयर होल्डर्स को वापस रिफंड कर देती है जिनकी की एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई है। जैसे कि सपोज करो जो ये मैंने रिलायंस कंपनी का एग्जांपल दिया, इसमें 1000 शेयर्स को इशू किया गया था, ठीक है। और इसमें मैंने ये भी माना था कि जो क्या बोलते हैं, ये जो था 1000 शेयर के लिए ही सब्सक्राइब हुआ था, मतलब ना तो कम हुआ और ना ही ज़्यादा हुआ। जो एप्लीकेशन आई वो 1000 शेयर्स के लिए ही आई, ना कम आई ना ज़्यादा आई। लेकिन सपोज करो अगर जो कंपनी के पास एप्लीकेशंस आती है वो 1000 के बजाय 1100 की एप्लीकेशंस आती है, मतलब कि जो पब्लिक है वो 1100 शेयर्स खरीदना चाहती है रिलायंस कंपनी के, ठीक है। तो भाई कंपनी ने तो जो इशू किए वो तो 1000 शेयर्स ही इशू किए हैं, ठीक है। तो वो 1100 शेयर्स को तो अलॉट कर ही नहीं सकती है, क्योंकि मैक्सिमम ही 1000 कर सकती है। तो इस केस में क्या करेगी कंपनी, जो ये एडिशनल 100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई उनको कंपनी क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी। और इसके रिगार्डिंग, इन 100 शेयर्स के रिगार्डिंग जितनी भी अमाउंट कंपनी को रिसीव हुई है, भाई एप्लीकेशन के टाइम पे कितनी रिसीव हो रही है, 20 रुपीज़ पर शेयर पे। तो ये कितनी अमाउंट हो जाएगी, 100 इंटू 20 मतलब 2000, मतलब ये 2000 की अमाउंट जो कंपनी को रिसीव हुई है वो फिर वापस इन 100 शेयर्स होल्डर को कंपनी क्या करेगी, रिफंड करेगी। तो देखो अगर ऐसा होता है, मतलब कि 1100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती है और कंपनी ये 2000 का वापस रिफंड करती है, इस केस में जो होती है ये वाली जो एंट्री होती है सेकंड नंबर की, जो ये एंट्री ये पास की जाएगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर होगा कितने की अमाउंट से, 2000 की अमाउंट से। और जो बैंक होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। भाई अगर कंपनी वापस पे कर रही है इन लोगों को पैसा, तो कंपनी का बैंक बैलेंस कम होगा 2000 से, सॉरी 2000 से होगा, ना कि 20,000, 2000। लेकिन देखो इस केस में भी एक बात ध्यान दो, अगर 1100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती है तो इसका मतलब कि एप्लीकेशन के टाइम पे कितनी अमाउंट रिसीव होगी, ये 20,000 की अमाउंट रिसीव नहीं होगी, फिर ये हो जाएगी 1100 इंटू 20। तो ये जो अमाउंट रिसीव होगी ये 22,000 की अमाउंट रिसीव होगी। और इस वजह से क्या होगा, देखो ये यहाँ पर जो मैंने आपको पीछे बताया था, ये बैंक अकाउंट में यहाँ पर फिर ये 20,000 नहीं आएगा, बल्कि इसकी जगह आएगा 22,000। और ऐसे ही शेयर कैपिटल में भी 20,000 नहीं आएगा, यहाँ पर भी 22,000 आएगा। अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ, ये 10 नंबर का। अब इसमें जो शेयर एप्लीकेशन जो अकाउंट है यहाँ 20,000 ही आएगा, ये चीज़ ध्यान दो आप, यहाँ 20,000 ही आएगा। और ये जो शेयर कैपिटल अकाउंट है यहाँ भी 20,000 ही आएगा। मतलब ये जो पहले नंबर की एंट्री है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, चेंज जो होगा वो सेकंड नंबर में होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो होगा ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ये 2000 आएगा बिल्कुल, और यहाँ पर जो होगा बैंक डिक्रीज हो जाएगा 2000 से। तो देखो पूरा क्या किया, पहले जो शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट था, ये वाला शेयर एप्लीकेशन का जो अकाउंट है, इसको सीआर किया 22,000 की अमाउंट से। फिर देखो फिर क्या किया, फिर जो है इसको डीआर किया, इस पहले नंबर की एंट्री में शेयर एप्लीकेशन के अकाउंट को डीआर किया 20,000 की अमाउंट से। तो
अभी भी इसका बैलेंस है 2000 का CR बैलेंस शो करेगा अभी भी। फिर उसके बाद में ये वाली एंट्री पास करेंगे। तो इस एंट्री को पास करने से क्या होगा, देखो शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट DR हो रहा है 2000 से। अब ये एंट्री पास करने के बाद क्या होगा भाई, 2000 का CR बैलेंस था, अब 2000 से DR कर दिया, अब ये शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब देखो इसमें हमने क्या किया, 100 जो शेयर्स थी इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था, ठीक है। तो यहां पर जो आएगा 100 आएगा, सॉरी 100। अब देखो ये थर्ड नंबर की ये देखते हैं एंट्री। तो अलॉटमेंट के लिए कौन सी एंट्री की जाएगी, ये वाली की जाएगी। तो देखो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, इसमें सपोज करो अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी हर शेयर पे 10 रुपीज़ की डिमांड करती है, ये 10 रुपये का कॉल करती है, ठीक है। तो मतलब अलॉटमेंट पे शेयर होल्डर कितने का पेमेंट करेंगे भाई, 10 × 1000, तो ये 10,000 होगी, मतलब 10,000 का पेमेंट रिसीव होगा कंपनी को। तो देखो ये जो 10,000 की जो अमाउंट है, इसको रिसीव होने से पहले, अभी रिसीव नहीं भी है, रिसीव होने से पहले ये वाली एंट्री की जाएगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितनी अमाउंट से DR होगा, ये 10,000 की अमाउंट से DR होगा, तो ये यहाँ पर 10,000 आएगा। और शेयर कैपिटल अकाउंट ये CR हो जाएगा, सेम अमाउंट 10,000 से। फिर देखते हैं, अब देखो ये 4th नंबर की मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले 5th नंबर की देखते हैं। अब जैसे कि अलॉटमेंट पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलॉटमेंट पे जब ये शेयर होल्डर पेमेंट कर देंगे इस 10,000 का, तब जो होगी ये 5th नंबर की एंट्री पास की जाएगी। बैंक इंक्रीज हो जाएगा भाई, शेयर होल्डर पैसा दे रहे हैं 10,000 की अमाउंट, तो ये 10,000 से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जो कि अलॉटमेंट पे अमाउंट आ रही है। और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो होगा वो CR हो जाएगा, सेम अमाउंट 10,000 से। तो देखो पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्या किया, DR किया 10,000 से, और अब यहाँ नीचे क्या कर रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट के अकाउंट को CR कर रहे हैं, वही सेम अमाउंट से। तो ये अकाउंट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। और भाई शेयर होल्डर से पैसा रिसीव हो रहा है, इसलिए बैंक बैलेंस जो होगा वो 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा। देखो इस 4th नंबर में ये बोल रहा है कि अगर एप्लीकेशन जो आई वो इशूड शेयर कैपिटल थी, अगर उससे भी ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, ठीक है, और अगर कंपनी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करती है बल्कि प्रोराटा अलॉटमेंट कर देती है, ठीक है, मतलब सबको अलॉट करती है, कहने का मतलब ये होता है कि उनसे ज़्यादा की अमाउंट ले लेती है, उनसे ज़्यादा की अमाउंट ले लेती है, और जो एडिशनल अमाउंट है उसका वो एडजस्टमेंट करती है अलॉटमेंट के टाइम पे, तो उसके रिगार्डिंग की एंट्री है। तो देखो ये प्रोराटा जो अलॉटमेंट होता है, ये एक्चुअल में आगे ये पॉइंट आएगा तब डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे कि अब इसमें इस केस में क्या होगा, जो एडिशनल, तो इसमें होता क्या है, जैसे कि सपोज करो कंपनी ने यहाँ पर शेयर कितने इशू किए थे, 1000 शेयर्स इशू किए थे, और सपोज करो जो एप्लीकेशन आती है, जो इशू होता है वो 11,000 लोग, जो 11,000 एप्लीकेशन के जो होती है वो रिसीव होती है कंपनी को, मतलब शेयर इशू किए 1000, और जो एप्लीकेशन आई पब्लिक से वो 1100 शेयर्स के लिए आई। तो इस केस में कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर्स तो 1000 ही इशू करती है, लेकिन जैसे कि देखो अमाउंट 22,000 की रिसीव होगी इस केस में, ठीक है, और कंपनी इस जो एडिशनल 2,000 की अमाउंट है इसको रिफंड नहीं करेगी, बल्कि क्या करेगी, इस 2,000 की अमाउंट का एडजस्टमेंट करेगी अलॉटमेंट के टाइम पे। मतलब जैसे कि जैसे कि राम है, राम ने जो है 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया रिलायंस कंपनी के, ठीक है, और कंपनी के पास जो हुआ, कंपनी का इशू ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ, जैसे कि यहाँ पर हुआ है भाई 1000 के बजाय 1100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, तो ये ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है। अगर यही कंडीशन रहती है तो इस केस में जैसे कि सपोज करो, हालांकि 1100 के अकॉर्डिंग अब मैंने कैलकुलेट नहीं किया कितना बनेगा, लेकिन आप एक बार सपोज करो कि जैसे जो राम है, राम ने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, और जो इशू होता है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है, और ओवर सब्सक्राइब्ड होने की वजह से राम को सिर्फ जो 2 शेयर्स है वो ही अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। तो जो इसने मतलब कि इसको 1 शेयर, जो एडिशनल 1 शेयर के लिए एप्लीकेशन के टाइम पे जो इसने अमाउंट दी, जो कि देखो कितनी होगी, एप्लीकेशन के टाइम पे 20 है हर शेयर के लिए, तो मतलब ये 20 रुपीज़ जो ये एडिशनल दे रहा है, ये कंपनी वापस रिफंड नहीं करेगी राम को, बल्कि इस 20 रुपीज़ को क्या करेगी, अलॉटमेंट के टाइम पे जो भी अमाउंट ये मांगेगी राम से, जैसे कि 2 शेयर्स पे जो होगी राम से अमाउंट मांगेगी रिलायंस कंपनी, कितने की है भाई, 10 रुपये का है अलॉटमेंट के टाइप है, तो 2 × 10 मतलब 20 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा अलॉटमेंट के टाइम पे।
तो ये 20 का पेमेंट क्या होगा तब एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट के टाइम पे। तो ये 20 रुपीज़ जो है वो रिफंड नहीं करेगी कंपनी वापस राम को, बल्कि ये एडजस्ट कर लेगी अलॉटमेंट के टाइम पे जो भी अमाउंट बनेगी उस अमाउंट के लिए। तो देखो जब इस तरह की कंडीशन होती है ना, जब कंपनी पैसा रिफंड नहीं करती, तो देखो एप्लीकेशन कितने की आई 1100 शेयर्स के लिए, ठीक है। तो मतलब सबको शेयर मिलेंगे, लेकिन जितनी एप्लीकेशन लगाई उतने शेयर नहीं मिलेंगे, उससे थोड़े कम मिलेंगे, ठीक है। और कंपनी के पास अमाउंट कितनी है 22,000 की, ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहा है। कंपनी ये 2000 का पैसा वापस रिफंड नहीं करेगी, बल्कि ये एडजस्टमेंट कर लेगी इस अलॉटमेंट की अमाउंट में, जो कि कितने की है 10,000 की है। मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे जो ये 10,000 का अमाउंट आएगी कंपनी के पास, अब 10,000 की नहीं आएगी, अब जो आएगी वो 8,000 की आएगी। क्यों? क्योंकि 2,000 का पेमेंट तो एप्लीकेशन के टाइम पे ही रिसीव हो गया है। तो देखो जो ये 2,000 की जो अमाउंट है जो एप्लीकेशन पे आई, जो कि बिलोंग करती है अलॉटमेंट की अमाउंट के, उसके रिगार्डिंग जो होगा ये 4th नंबर की एंट्री होगी। तो यहाँ देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो होगा डीआर हो जाएगा 2000 से, और शेयर जो अलॉटमेंट होगा वो सीआर होगा 2000 से। और देखो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो 3rd नंबर की एंट्री बताई ना, इसमें तो देखो कोई चेंज नहीं आएगा, यही 10,000 आएगा और वही शेयर कैपिटल भी वही 10,000 से, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज जो होगा ये 5th नंबर की जो मैंने एंट्री बताई ना, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट में आप देखो, जैसे कि एग्जांपल में मैंने क्या बताया, ये 10,000 की अमाउंट रिसीव नहीं होगी अलॉटमेंट के टाइम पे, 8,000 की अमाउंट रिसीव होगी। 2,000 का तो पहले ही रिसीव हो चुका, तो यहाँ पर 10,000 नहीं आएगा, फिर यहाँ पर जो आएगा 8,000 आएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर भी 10,000 नहीं होगा, ये भी 8,000 होगा। तो देखो 3rd नंबर में, देखो आप 3rd नंबर में क्या किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर हो रहा है 10,000 से, ठीक है। 4th नंबर की एंट्री में देखो अलॉटमेंट अकाउंट सीआर हो रहा है 8,000 से, तो अब इसका बैलेंस कितना का होगा 8,000 का डीआर बैलेंस होगा, ठीक है। अब इस 5th नंबर की आप एंट्री को देखो, इस एंट्री में अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट सीआर हो रहा है 8,000 से, ठीक है। इस एंट्री के पास होते क्या होगा, ये अलॉटमेंट का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब देखो ये नोट के अंदर जो बोल रहा है कि 2 और 4th नंबर की जो एंट्रीज दी हुई है उनके बजाय कंबाइन में सिर्फ एक सिंगल एंट्री भी जो है वो पास की जा सकती है। तो देखो 2 वाली कौन सी, जब ओवर सब्सक्राइब्ड होता है तो जिन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया जाता है उसके रिगार्डिंग। और 4th नंबर की कौन सी है, जब जो प्रो राटा अलॉटमेंट किया जाता है, मतलब पैसा रिफंड नहीं किया जाता बल्कि उसका एडजस्टमेंट अलॉटमेंट के टाइम किया जाता है, उस केस में मतलब कि ये दोनों ही काम जब एक साथ हो, तो देखो ऐसा दोनों काम एक साथ कौन सी कंडीशन में हो सकते हैं, तो वो देखो इस कंडीशन में हो सकते हैं, जैसे कि रिलायंस ने शेयर जो इशू किए थे वो 1000 किए थे, जैसे मैंने बताया। सपोज करो ओवर सब्सक्राइब्ड होता है और जो एप्लीकेशन आती है वो 1300 शेयर्स के लिए आती है, और इस केस में कंपनी दोनों ही काम करती है। क्या करती है, मतलब 100 शेयर्स को तो क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है, मतलब उन लोगों को तो वापस पैसा दे देगी इन 100 शेयर्स एप्लीकेशन वालों को, और जो बचे हुए 1200 के जो शेयर्स है उन पे प्रो राटा अलॉटमेंट कर देती है, मतलब कि जो एडिशनल अमाउंट जो रिसीव हुई है इन पे। अब देखो एडिशनल कितनी अमाउंट होगी भाई, 1200 इंटू 20, एप्लीकेशन पे 20 रुपीज़ ले रही है, जैसे कि ये मैंने ऊपर बताया आपको, तो इंटू 20 करेंगे तो ये अमाउंट 24,000 की आएगी, ठीक है। तो कितनी एडिशनल अमाउंट रिसीव हो रही है, 4,000 की एडिशनल अमाउंट। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पे देखो 20,000 की जो अमाउंट है वही ली जानी है, लेकिन 24,000 की अमाउंट रिसीव हो रही है, तो 4,000 एडिशनल अमाउंट है, तो इस अमाउंट का एडजस्टमेंट किया जाएगा अलॉटमेंट के टाइम पे। और जो ये 100 शेयर्स जो मैंने आपको बताया कि जिनको कैंसिल कर दिया, इनका पैसा वापस रिफंड करेगी कंपनी। तो एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा रिसीव हुआ, 100 शेयर्स, और हर एक शेयर पे 20 रुपीज़ रिसीव हुए, मतलब 2000 की अमाउंट रिसीव हुई, तो ये 2000 की अमाउंट कंपनी क्या करेगी, वापस रिफंड कर देगी। तो जब इस तरह का केस होता है कि प्रोराटा अलॉटमेंट भी हो और कुछ शेयर को कंपनी क्या करती है, रिजेक्ट भी कर देती है, तो उस केस के रिगार्डिंग कंबाइन में एंट्री जो होगी वो देखो किस तरीके से होगी। तो देखो ये एंट्री इस तरीके से होगी, शेयर एप्लीकेशन का जो अकाउंट है वो 6000 से डीआर हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट का जो अकाउंट है वो 4000 से सीआर हो जाएगा, और जो बैंक अकाउंट है वो 2000 से सीआर हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो अगला देखते हैं। तो ये बोल रहा है, देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अभी तक हमने क्या किया, एप्लीकेशन के लिए अलग अकाउंट ओपन किया,
ऐसे ही अलॉटमेंट के लिए अलग अकाउंट जो था वो ओपन किया, मतलब दो अलग अलग अकाउंट बनाए, एक एप्लीकेशन का अकाउंट और दूसरा जो था अलॉटमेंट का अकाउंट। तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों को अलग अलग बनाने के बजाय एक ही कॉमन अकाउंट जो होता है वो क्रिएट कर लिया जाता है, और उस अकाउंट को जो है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो होता है वो कहा जाता है। तो इसका देखो बेसिक सा रीज़न क्या होता है कि एप्लीकेशन के बिना आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते हो, ये बात बिल्कुल सही है। पहले ये तो पता चले कि हाँ जो पब्लिक है वो खरीदने के लिए तैयार है कंपनी के शेयर। आप ऐसे ही कैसे अलॉट करोगे? अगर आपको यही नहीं पता कि खरीदने के लिए लोग तैयार है या नहीं है तो आप अलॉट करोगे किसको? पहले तैयार तो हो, पहले हाथ खड़े करने वाले लोग तो कि हम लोग हाँ कंपनी के शेयर्स जो है वो बाई करना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर एप्लीकेशन आ गई और आप अलॉटमेंट करोगे ही नहीं तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। फिर आपने एप्लीकेशन मतलब कि आपने इशू जारी ही क्यों किया अगर आपको शेयर्स अलॉट ही नहीं करने थे? तो दोनों क्या होते हैं, देखो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं कि अगर आपने इशू जारी किया है, एप्लीकेशन आई है, तो ऑफकोर्स आप अलॉटमेंट करोगे। अलॉटमेंट के लिए तो कर रहे हो आप ये सब, और बिना एप्लीकेशन के आप अलॉटमेंट कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि पहले खरीदने के लिए कौन कौन है ये तो पता चले। तो इसी वजह से दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। तो दोनों को अलग अलग अकाउंट खोलने के बजाय सिंगल में ही एक अकाउंट खोल लिया जाता है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखो ये रिलायंस वाला ही एग्जाम्पल देते हैं। तो देखो जो एप्लीकेशन है ये सपोज करो वो 1000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आती है कंपनी के पास में। तो मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे कितनी अमाउंट रिसीव होगी? फिर 20,000 की अमाउंट रिसीव होगी। तो देखो उसी के रिगार्डिंग जो ये है ये पहले नंबर की एंट्री दी हुई है। तो बैंक डीआर हो जाएगा 20,000 की अमाउंट से, और शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट सीआर हो जाएगा सेम अमाउंट 20,000 से। तो देखो यहाँ पर कितने शेयर्स? 100 शेयर्स के लिए, और रुपीज़ ये 20 रुपी, क्योंकि एप्लीकेशन पे 20 रुपी की जो अमाउंट है वो रिसीव कर रही है। सेकंड नंबर का देखते हैं। तो देखो ये वाली जो एंट्री है, इस जो ये पीछे डिस्कस किया है, ये पहले नंबर की जो एंट्री और ये थर्ड नंबर की जो एंट्री है, इसको कंबाइन में बताया है इसने। तो देखो अगर इसमें देखते हैं एंट्री में, तो यहाँ पर जो एंट्री की जाती है इस केस में 20,000 की एंट्री होती, और यह भी 20,000 से शेयर कैपिटल क्या होती, सीआर हो जाती। और इस अलॉटमेंट के रिगार्डिंग तो देखो जैसा कि एग्जांपल में मैंने क्या दिया, अलॉटमेंट पे देखो क्या 10 रुपीज़ पर शेयर पे करने हैं, मतलब 10,000 की अमाउंट रिसीव करनी है। तो उसके रिगार्डिंग जो एंट्री होती वो देखो ये अलॉटमेंट, ये 10,000 से डीआर हो जाता अलॉटमेंट अकाउंट, और शेयर कैपिटल सीआर हो जाती 10,000 से। इस तरीके से एंट्री पास की जाती। तो देखो इन दोनों के कंबाइन में यहाँ पर एंट्री किस तरीके से होगी? शेयर कैपिटल अलॉटमेंट ये 20 + 10, तो ये 30,000 से क्या होता, डीआर हो जाएगा। और शेयर कैपिटल अकाउंट ये भी 20 + 10, ये भी 30,000 से क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। मतलब कंबाइन में एंट्री कर दी इसने। अब देखो ये रिफंड के रिगार्डिंग थर्ड नंबर की एंट्री देखते हैं। तो ये कब होता है? तो देखो जैसे पहले डिस्कस किया, जब ओवर सब्सक्राइब्ड होगा तब होगा। जैसे कि माना कि 1100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती है, तो भाई जो ये 100 शेयर्स के लिए एडिशनल क्या एप्लीकेशन आई है, इनको अगर कंपनी रिजेक्ट कर देती है, तो जो हर एक शेयर के लिए एप्लीकेशन के टाइम पे जैसे 20 रुपीज़ की अमाउंट रिसीव हो रही थी, टोटल ये 2,000 की अमाउंट, तो मतलब ये 2,000 की अमाउंट जो होगी वो वापस कंपनी क्या करेगी, रिफंड करेगी इन 100 शेयर्स वालों को जिनकी की एप्लीकेशन रिजेक्ट की है। तो इस 200 अमाउंट की रिगार्डिंग जो एंट्री होगी वो देखो ये यहाँ पर होगी, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो अकाउंट होगा डीआर हो जाएगा 2,000 से, और भाई वापस पैसा दे रही है कंपनी, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा कंपनी का 2,000 से, तो ये बैंक जो हो जाएगा कंपनी का सीआर हो जाएगा। अब ये फोर ये 100 शेयर्स यहाँ पर 100 आ जाएगा। फोर्थ नंबर का देखते हैं। अब देखो जैसे कि सपोज करो कि जो एप्लीकेशन रिसीव होती है वो 1000 शेयर्स की ही एप्लीकेशन रिसीव होती है, ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। उस केस में देखो क्या होगा, अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी के पास कितनी अमाउंट आएगी, 10,000 की अमाउंट आएगी। हर शेयर पे भाई 10 रुपये का पेमेंट करना है, तो 10,000 की अमाउंट जो होगी वो रिसीव होगी। तो उसी के जो रिगार्डिंग होगी देखो ये वाली एंट्री होगी जब अमाउंट रिसीव होगी, बैंक जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, डीआर हो जाएगा 10,000 से, और ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो अकाउंट होगा वो सीआर हो जाएगा 10,000 के अमाउंट से। अब देखो जैसे कि सपोज करो जो सब्सक्रिप्शन आता है वो 1000 शेयर्स के लिए आता है, मतलब ना कम ना ज़्यादा। तो उस केस के लिए देखो किस तरीके से भाई एप्लीकेशन पे जो अमाउंट रिसीव हो रही है 20,000 की हो रही है,
तो आप देखो इस केस में पहले नंबर पे क्या हुआ, शेयर एप्लीकेशन का जो अकाउंट हुआ वो CR हुआ 20,000 से। फिर आप ये सेकंड नंबर वाली एंट्री देखो, इसमें देखो शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट DR हुआ 30,000 से। तो देखो पहले CR हुआ 20,000 से, अब DR हो रहा है 30,000 से। तो अब इसका बैलेंस कितने का होगा, 10,000 का इसका DR बैलेंस होगा। ठीक है, यहाँ तक 10,000 का इसका DR बैलेंस होगा। थर्ड नंबर की एंट्री होगी नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने माना है कि फुली सब्सक्राइब्ड ही हुआ है, ना कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है। फोर्थ नंबर की एंट्री में आप देखो, जब ये अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव होगी उसमें देखो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट CR हो रहा है 10,000 से। तो और पहले क्या था, पहले देखो DR था 10,000 से, और अब जो हो रहा है 10,000 से CR हो रहा है। तो इस अकाउंट का अब बैलेंस 0 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन का अकाउंट और अलॉटमेंट का अकाउंट, या फिर कंबाइन में अगर अकाउंट बनाया हुआ है शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अकाउंट, तो वो क्या होता है, अल्टीमेटली वो क्लोज हो जाता है। अब देखो अगला देखते हैं, एसबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो एक्चुअल में आपसे मतलब शायद हम में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, जैसे कि आजकल IPO के लिए अप्लाई किया जाता है। कई सारे IPO आते हैं, जैसे कि अभी LIC का IPO आया, तो अलग अलग कंपनीज के क्या होते हैं IPOs आते हैं। तो उनके लिए अप्लाई करने का ये एक मेथड होता है, एसबा के थ्रू क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। मतलब जैसे कि कोई भी नई कंपनी बनती है और वो नई कंपनी अगर पब्लिक से पैसा जुटाना चाहती है अपनी कंपनी को चलाने के लिए, नॉर्मली सब कंपनियां इसी तरीके से करती है कि जैसे कोई भी नई कंपनी बनती है तो वो क्या करती है, सबसे पहले वो अपना रजिस्टर करवाएगी रजिस्ट्रार ऑफिस में जा करके, और उसके बाद में क्या होगी, एक प्रोस्पेक्टस लेके आएगी, वो जारी करेगी। ठीक है, लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए, और उनको क्या करेगी, कंपनी में शेयर होल्डर बनाएंगी, मतलब मालिक बनाएगी। इसी तरीके से होता है। तो जब भी कोई नई कंपनी आती है, रजिस्ट्रेशन करवाती है और पैसा कलेक्ट करने के लिए जैसे प्रोस्पेक्टस जारी करती है, क्रय विवरण जारी करती है, और फिर जो जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो अप्लाई करते हैं। तो पहले तो क्या हुआ करता था, देखो फिजिकल फॉर्म भर करके फिर सबमिट करवाना पड़ता था। मतलब जो जो लोग खरीदना चाहते हैं, जैसे अभी LIC का आया, तो जो जो लोग LIC के कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अप्लाई करेंगे उन शेयर्स के लिए। तो पहले तो ऐसा होता था कि एक फॉर्म भर के सबमिट करवाया जाता था। अब आजकल इस तरीके से नहीं होता, सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक होने लगी। तो अब क्या होता है, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने का मेथड इस तरीके से होता है, जैसे सपोज करो आपके पास आपने जो है किसी ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खुलवाया हुआ है, जैसे कि जीरोदा में है या फिर शेर खान है या ICICI सिक्योरिटी, मतलब कहीं पे भी आपने अपना ब्रोकर का अकाउंट खुलवाया हुआ है, मतलब जहाँ से आप ट्रेड कर सको, शेयर्स को बाई और शेयर को सेल कर सको। जैसे कि बैंक अकाउंट होता है वैसे ही इन शेयर्स के लिए अलग से अकाउंट होता है, डीमेट अकाउंट जो होता है वो ओपन करवाना होता है। तो वो अकाउंट अगर आपने खुलवा रखा है तो आप क्या करोगे, जैसे कि LIC का IPO आया और आपके पास सपोज करो SBI बैंक जो है, SBI का बैंक है, तो आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करोगे, फिर वहाँ पर सर्विसेज में जाओगे। सर्विसेज में जाने के बाद में एसबा की एक सर्विस आती है, आप उस पर क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करने के बाद में वहाँ पर डिटेल आ जाती है कि कौन कौन सी कंपनीज के इशू ओपन है, मतलब कौन कौन सी कंपनीज है जो अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू कर रही है या करंटली आई है। ठीक है, फिर वहाँ पर उनकी सारी डिटेल दी हुई होती है, जो जो कंपनीज है। कुछ कंपनीज जो होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है, या फिर कुछ कंपनीज क्या होती है डिबेंचर्स के लिए आती है, वो इशू करना चाहती है। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन होते हैं। अब आप जैसे कि अप्लाई करना चाहते हो LIC के लिए, तो आप LIC को सेलेक्ट करोगे और वहाँ पर एप्लीकेंट का ऑप्शन आएगा, वो डिटेल आपको डालनी होगी, जैसे कि आपका नेम होगा, पैन कार्ड का नंबर होगा, और जिस भी ब्रोकर के आपने अकाउंट खुलवा रखा है वो नंबर आपको डालना होगा वहाँ पर। और सारी डिटेल चेक करके नॉर्मली जो IPO की जो अमाउंट होती है वो रिटेल के लिए 15,000 की होती है, शायद आप सब लोगों को ये चीज़ पता हो। तो 15,000 की अमाउंट होती है। फिर इस सब को सेलेक्ट करने के बाद में आपको सबमिट करवाना होता है। आप वेरीफाई कर लो एक बार डिटेल को और उसे सबमिट कर दो, फिर आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, सबमिट हो जाएगी। अब देखो अब क्या होता है, यहाँ पर जैसे एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो नॉर्मली 7 डेज में, विद इन 7 डेज क्या होता है, उसका अलॉटमेंट आ जाता है। मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको LIC का शेयर अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। नॉर्मली वो डिपेंड करता है कि LIC का जो IPO आया
वो अंडर सब्सक्राइब्ड है, फुली सब्सक्राइब्ड है या ओवर सब्सक्राइब्ड है। अगर देखो अंडर सब्सक्राइब्ड है या फिर सिर्फ फुली सब्सक्राइब्ड ही हुआ है तब तो आपको अलॉट होगा, ठीक है। और अगर ओवर सब्सक्राइब्ड है तो इस चीज का चांस है कि हो सकता है आपको अलॉट भी हो जाए या फिर हो सकता है नहीं भी अलॉट हो। तो देखो जब कभी भी आप ये अप्लाई करोगे इस LIC के IPO के लिए, तो जैसे कि जितनी भी अमाउंट की शेयर्स आप खरीदना चाहते हो, जैसे नॉर्मली 15,000 की अमाउंट, तो ये 15,000 की अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। ब्लॉक होने का मतलब ये है कि आप इस अमाउंट को यूज नहीं कर सकते हो, आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, ना ही इसी किस तरीके से यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, इस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और अब जैसे कि ये शेयर का अलॉटमेंट आ जाता है, और अलॉटमेंट सपोज करो कि आपको नहीं मिलता है, मतलब आपको LIC के शेयर अलॉट नहीं होते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, तो इस केस में जो आपके ये 15,000 की जो अमाउंट ब्लॉक हुई है वो अनब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। और अगर सपोज करो आपको LIC की शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये 15,000 की जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगी आपके अकाउंट से, मतलब आपका जो बैंक बैलेंस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा 15,000 से। तो इस तरीके से ये सारी प्रोसीजर होती है आजकल ऑनलाइन IPO के लिए अप्लाई करने की। आप डायरेक्टली बैंक से क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, और आपकी जो अमाउंट है शेयर्स के रिगार्डिंग वो ब्लॉक हो जाती है आपके अकाउंट में। शेयर अलॉट होंगे तो अमाउंट जो होगी वो आपकी ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।